जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, याद है किसी को? बताइए लोग। कल के क्लास में संविधान के स्रोत के बारे में बात किया था हम लोगों ने, और संविधान सभा के समक्ष चुनौतियाँ क्या थी और इसका संविधान सभा के द्वारा समाधान कैसे निकाला गया, इन सारी मुद्दों पे डिस्कस किया था। और एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ से प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं और वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी क्वेश्चन बनते हैं, और टॉपिक का नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों के इंग्लिश में शेड्यूल्स बोला जाता है, ठीक है, शेड्यूल्स। तबीयत थोड़ी गड़बड़ है आज, लेकिन फिर भी देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, अर्थात 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो अनुसूचियां लाई क्यों गई? तो देखिए, संविधान में कुछ ऐसे भाग हैं जो काफी बड़े हैं और उनका एक आर्टिकल में वर्णन करना संभव नहीं है, तो उनको संविधान सभा द्वारा अनुसूचियों के माध्यम से रख दिया गया कि अगर इन चीजों के बारे में जानकारी लेनी हो तो अनुसूचियों के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे। वो सारी जानकारी आर्टिकल के ही तहत है, लेकिन विस्तृत वर्णन उनका आर्टिकल में नहीं मिल पाता है। इसी वजह से अनुसूचियों के तहत जो भी 12 विषय हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उनके थ्रू कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको रखा गया है, क्योंकि आर्टिकल में बहुत सारी जानकारी नहीं दी जा सकती है। एक आर्टिकल में अगर आर्टिकल वाइज सारी चीजें डिटेल लिखी जाने लग जाएगी तो फिर काफी जटिलता हो जाएगी भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अनुसूचियां बनाई गई, और जब संविधान लागू किया गया था तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां कौन कौन सी जोड़ी गई हैं और कब जोड़ी गई हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में। तो देखिए, जो प्रथम अनुसूची है वो भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, और संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो अनुच्छेद 1 से 4 है उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, किस अनुच्छेद में क्या बातें कही गई हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भारत की प्रथम अनुसूची है संविधान में, उसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, अर्थात संघ शासित प्रदेश। तो इनके बारे में अब एक आर्टिकल में
28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं दी जा सकती है। यही वजह है कि इस विषय को अनुसूची के अंतर्गत रख दिया गया। तो अगर बात की जाए कि प्रथम अनुसूची तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में है। संघ और राज्य क्षेत्र और यूटी, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात किया गया है। और इसमें बताया गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक, ये हो गया। और इसमें मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि आर्टिकल 1 to 4 किससे संबंधित है? प्रथम अनुसूची से संबंधित है। इसके बाद जो द्वितीय अनुसूची है, इसमें वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी दी गई है। और किसके बारे में वेतन और भत्तों की जानकारी दी गई है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है उसके वेतन के बारे में जानकारी दी गई है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है उसके वेतन और पेंशन भत्ते से संबंधित जानकारी दी गई है। उसके बाद राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति होते हैं उनके बारे में वेतन और भत्ते की जानकारी दी गई है। उसके बाद विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं अर्थात विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं उनके बारे में, और विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होते हैं इनके बारे में, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में भी जानकारी इसमें दी गई है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको बोलते हैं, उसके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में भी द्वितीय अनुसूची में दिया गया है जानकारी। यहां पे उपराष्ट्रपति का जो वेतन है और भत्ता उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, और जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है बल्कि राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, पेंशन इत्यादि की जानकारी द्वितीय अनुसूची में नहीं दी गई है। तो यहां पे नोट कर लेंगे आप लोग। राष्ट्रपति, ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन देगा तो पूछ लेगा, 4-5 नाम देगा कि निम्न में से किसके वेतन भत्ते से संबंधित जानकारी द्वितीय अनुसूची में नहीं दी गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति हो गया, फिर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हो गए। उसके बाद राज्यसभा का सभापति, इसको सभापति बोला जाता है। लोकसभा का जो हेड होता है उसको अध्यक्ष, लेकिन यहां पे सभापति बोला जाता है। उपसभापति, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और इसके बाद विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति
इनके बारे में। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनके बारे में भी वेतन भत्तों और पेंशन के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, उसके बाद देखेंगे हम लोग तृतीय अनुसूची। यहां पे आप लोग नोट करके द्वितीय अनुसूची में लिख लेंगे कि उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते और पेंशन इत्यादि की जानकारी अनुसूची 2 में नहीं दी गई है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। तो ये नोट करके कहीं साइड में अपना लिख लेंगे। उसके बाद जो तृतीय अनुसूची है, इसमें शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। अब ये शपथ या प्रतिज्ञान का क्या मतलब है? जैसे कोई भी सदस्य होते हैं और जब सदस्यता ग्रहण करते हैं तो वो एक शपथ होती है, उसी को पढ़ते हैं। तो जो तृतीय अनुसूची है, इसमें शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में जो भी जानकारी दी गई है, जो भी प्रारूप है शपथ या प्रतिज्ञान का, उसके बारे में जानकारी दी गई है। शपथ और प्रतिज्ञान दोनों एक ही चीजें हैं, बस अंतर यही है कि जो भगवान को मानकर शपथ लेते हैं उसको शपथ बोला जाता है, और जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं वो अगर शपथ लेते हैं तो उसको प्रतिज्ञान बोला जाता है। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है। तो इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है? तो ये जो शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है, किसके किसके विषय में दिया गया है? तो संसद और राज्य विधानमंडलों के जो उम्मीदवार हैं उनके विषय में दिया गया है। संसद एवं राज्य के विधानमंडलों के जो सदस्य हैं उनके बारे में दिया गया है। उसके बाद संघ और राज्य के जो मंत्री हैं उनके बारे में दिया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसके बारे में दिया गया है, और कैग के शपथ के प्रारूप के बारे में दिया गया है। यहां पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ के बारे में जानकारी इसमें नहीं दी गई है तृतीय अनुसूची में। तो यहां पे आप लोग नोट में लिख लेंगे कि तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की जानकारी नहीं दी गई है। तो यहां पे आप लोग लिखेंगे कि किसके किसके बारे में शपथ की जानकारी है इसमें। तो संसद एवं राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार जो होंगे उनके शपथ के बारे में। उसके बाद सदस्य, इनके बारे में, मतलब संसद एवं राज्य विधानमंडल के जो सदस्य चुन के आते हैं उनके बारे में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनके शपथ का प्रारूप दिया गया है। इसके बाद कैग जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है भारत का, इसके शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इन सारे लोगों के, इसके साथ ही साथ संघ और राज्य मंत्री जो होते हैं इनके शपथ के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए, अगर वनडे एग्जाम देंगे तो उसमें क्वेश्चन बनेगा कि तृतीय अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहां पे आप अगर जानते रहेंगे तो कर पाएंगे कि हाँ, शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। और जब क्वेश्चन को टफ करेगा तो ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो यहां पे राष्ट्रपति, ये नोट करके आप लोग लिख लेंगे, उपराष्ट्रपति
और राज्यपाल, इनके शपथ के बारे में नहीं दिया गया है। आखिर क्यों नहीं दिया गया है? तो जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे और राज्यपाल पढ़ेंगे तो इन लोगों से संबंधित जो भी आर्टिकल हैं उसी में इन लोगों के शपथ के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो शपथ का अनुच्छेद है वो आर्टिकल 60 है, और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है वो 69 है, और राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल है वो 159 है। ये सारे आर्टिकल हम पढ़ेंगे। जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे अनुच्छेद में अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानकारी दी गई है। जब उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो वहाँ पे अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानकारी दी गई है, और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बात की गई है। यही वजह है कि इन तीनों लोगों के शपथ से संबंधित जानकारी तृतीय अनुसूची में नहीं है। इसके बाद तीन अनुसूचियां हो गई, चौथी पढ़ेंगे अब हम लोग। इसके बाद जो चतुर्थ अनुसूची है, इसमें राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसके बारे में जानकारी दी गई है। चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है या आवंटन है उससे संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो चतुर्थ अनुसूची उससे संबंधित है। और इसमें बताया गया है कि राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है 245 है वर्तमान में, और 245 में से जब आयरलैंड के संविधान का स्रोत मैं पढ़ा रहा था कि आयरलैंड से क्या क्या भारतीय संविधान में लिया गया है, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 12 राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका मनोनयन किया जाता है। तो 12 सदस्य तो मनोनीत होके आते हैं, तो बाकी 233 सदस्य ही चुनकर आते हैं निर्वाचन द्वारा। लेकिन इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगर बात की जाए कि किस प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें 31 सीटें हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो इसमें टोटल कितने सीट हैं? 245। 245 में से 233 है ये इलेक्टेड है, और 12 जो सीटें हैं वो नॉमिनेटेड है। इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, और ये मनोनीत। और सर्वाधिक राज्यसभा सीट कहां पे है? तो 31 है यूपी में। तो ये हो गई चतुर्थ अनुसूची। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पांचवी अनुसूची। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और वनडे एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे क्या है कि जनजातीय एक मिनट, यहां पे जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है। प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में।
तो मतलब भारत में जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में अगर बात कहीं की गई है तो वो 5वीं अनुसूची में बात की गई है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6ठी अनुसूची। और 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। तो अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बातें कहां पे बताई गई हैं? ये सारी बातें अनुसूची 6 में बताई गई हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली अनुसूची 7। और यहां पे जो 7वीं अनुसूची है वो शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अर्थात जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है वो किस बेसिस पे होता है, ये सारी चीजों की जानकारी अगर कहीं से आपको मिलती है तो अनुसूची 7 से मिलती है, शक्तियों के विभाजन जो टाइटल है। इसमें क्या किया गया है कि 3 सूचियों का जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो संघ को होता है, राज्य सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य को होता है और समवर्ती पर दोनों को होता है। यहां पे अगर बात की जाए कि संघ सूची में कितने विषय हैं तो वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं तो 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं तो 52 विषय हैं। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। जब मूल संविधान बना था तो संघ सूची में 97 विषय थे, इसमें 66 विषय थे और इसमें 47 विषय थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी थी और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं थे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं और 42वां जब संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसी टाइम राज्य सूची से 5 विषय उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो यहाँ 66 से 5 उठा लिए गए तो 61 हो गए और यहाँ 47 से 52 हो गए। ये चीजें हो गई। अब वो कौन कौन से विषय थे जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाए गए, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है और एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। तो यहां पे 5 कौन कौन से विषय थे तो एक था वन, दूसरा था वन्यजीव, तीसरा था शिक्षा, चौथा था नापतौल और 5वां था न्याय प्रशासन। ये सारी चीजें कब की गई?
42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। और न्याय प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर जो भी न्याय प्रशासन है उसके बारे में यहां पे बात की गई है, ठीक है। तो ये हो गई 7वीं अनुसूची। अब आती है 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित अगर पूछे आपसे कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो सीधा सा जवाब आप देंगे कि 8वीं अनुसूची जो है वो भारतीय भाषाओं से संबंधित है। और यहां पे जब मूल संविधान बना था तो भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में यह संख्या बढ़ के 22 हो गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। और वो कौन कौन सी भाषाएं हैं और कब कब जोड़ी गई हैं, तो जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो उसके तहत सिंधी को जोड़ा गया था। तो यहां पे 21वां सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और इससे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये? 71वां, ये 92 में हुआ था, 1992 में। और इससे 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों को जोड़ा गया था। जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसी के तहत 3 भाषाएं और जोड़ी गई। तो देखिए 14 था पहले, उसके बाद ये एक ऐड हुआ, 15 हो गया, ये 16, 17, 18, मतलब 18 भाषाएं हो गई। और इसको शॉर्ट में नमक बोला जाता है। याद रखने के लिए आप लोग याद रखेंगे नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। शॉर्ट में नमक याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन, ये 2003 में हुआ। और इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन, देखिए ये एक भाषा हो गई, ये 3 भाषाएं हो गई, तो ये 1 + 3 4 हो गया। और 21 और 71 92 हो गया। तो 3 + 1 4, तो यहाँ पे 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ये याद करने के पर्पज से अपने मन में बैठा लीजिएगा इस बेसिस पे। तो ये 8वीं अनुसूची हो गई, जिसमें मैंने बताया कि 14 मूल भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, उसके बाद 8 को जोड़ा गया। अब 22 है वर्तमान में भाषाओं की संख्या, जिसमें 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया 1992 में। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची के बारे में। नवीं अनुसूची, ये भूमि सुधार से संबंधित है।
देखिए, मैं बताया हूं कुछ देर पहले कि जब मूल संविधान लागू किया गया था तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और हम यहाँ पे 8 अनुसूचियों का जिक्र कर चुके हैं। अब हम लोग 9वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। 10वीं, 11वीं, 12वीं ये चारों अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो पहली बात ये कि ये किससे संबंधित है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो भूमि सुधार से संबंधित है। देखिए हुआ क्या कि जब जमींदारी प्रथा लागू की गई थी भारत में, तो जो भी भूमि वाले क्षेत्र थे वो लोगों के पास इकट्ठा हो गया था, मतलब एकत्र हो गए थे। कुछ ही लोगों के पास पूरे भारत की भूमियां थी। तो फिर सरकार के मन में यह विचार आया कि क्यों ना इस भूमियों को हम भारत के किसानों में वितरित करें, ताकि सबके जीविकोपार्जन का उपाय किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया और उसी के तहत भूमि सुधार किया गया और उसी को अनुसूची 9 में जोड़ा गया। तो अगर बात की जाएगी कि अनुसूची 9 किससे संबंधित है तो भूमि सुधार से संबंधित है। इसी को हम बोल सकते हैं जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन या जमींदारी विनाश से संबंधित है। और ये कब जोड़ा गया तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन। उन्नीस सौ इक्यावन में प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। और ये आर्टिकल 31B के तहत जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें यह प्रावधान किया गया, जैसे क्या हुआ था कि जिसके पास भी ज्यादा जमीनें थी उसको बांट दिया गया था, अन्य किसानों में, अन्य वर्गों में बांट दिया गया था। तो जब ये सारी चीजें बांट दी गई तो अब चूंकि जाहिर सी बात है किसी के पास ज्यादा जमीन है और उसकी जमीन ले ली जाएगी तो उसको दिक्कत होगी ही होगी। तो जिससे जमीनें ली गई थीं और लोगों को वितरित की गई थी, वे सारे लोग कोर्ट के पास गए और जा रहे थे लगातार। उनका यह कहना था कि हमें हमारी भूमि वापस दी जाए। तो उस टाइम यह प्रावधान किया गया कि अनुसूची 9 में जो भी विषय है उस पर कोई समीक्षा नहीं की जाएगी। यह रोक लगा दी गई कि अनुसूची 9 में जो भी विषय शामिल है उस पर कोई समीक्षा नहीं होगी। अर्थात सरकार द्वारा ही यह रास्ता बंद किया गया। फिर इसका दुरुपयोग सरकारें भी करने लगी। कोई कानून बनाती थीं और कानून बना के जब उसको सरकार को लगता था कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उसको उठा के 9वीं अनुसूची में डाल देते थे। और जब 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो उसमें समीक्षा होगी ही नहीं। तो सरकारें भी इसका आगे दुरुपयोग करने लगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो केशवानंद भारती केस है 24 अप्रैल 1973 का निर्णय आया था, उसी में यह प्रावधान किया गया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो भी विषय शामिल हैं 9वीं अनुसूची में उस पर समीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद जो भी विषय शामिल होंगे उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो ये चीजें हो गई। तो यहां पे 24 अप्रैल
1973 केशवानंद भारती निर्णय जब आया, उसी में बताया गया कि इस डेट से पहले कि जो भी चीजें नवी अनुसूची में डाली गई हैं उनकी समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन इसके बाद जो भी चीजें रखी जाएंगी उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो ये हो गया नवीं अनुसूची। इसमें मैंने बताया कि यह भूमि सुधार है, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। उसके बाद मैंने बताया कि यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत आर्टिकल 31B के तहत जोड़ा गया इसको। फिर मैंने बताया सारा घटनाक्रम कि क्यों भूमि सुधार को इसमें डाला गया, और उसके बाद ये रोक क्यों लगाई गई, क्योंकि राज्य सरकारें भी इसका दुरुपयोग कर रही थी या कोई भी सरकार इसका दुरुपयोग कर रही थी। तो ये हो गई नवीं अनुसूची। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और ये कब जोड़ी गई, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। ये 1951 में प्रथम के तहत और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची बनाया गया इसे। देखिए उस टाइम क्या हो रहा था कि मान लीजिए कि कोई सदस्य किसी पार्टी से जीत कर आए और वो फिर दूसरी पार्टी में चले गए, तो सरकार गिर जा रही थी। फिर कभी उस पार्टी के सदस्य इस पार्टी में आ जा रहे थे तो उस पार्टी की सरकार गिर जा रही थी। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसी में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई सदस्य जीत के और पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची। ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ये 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों से संबंधित है। और स्थानीय स्वशासन जब पढ़ाएंगे तो पंचायतों से संबंधित जो भी प्रावधान है उसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्थानीय स्वशासन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यही वजह है कि इसको अनुसूची के तहत रख दिया गया। और इसमें पंचायतों से संबंधित जो भी बातें हैं वो की गई हैं और इसमें 29 विषयों पर पंचायतों को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। और ये कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। तो अगर पूछे कि निम्न में कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है तो आप बताएंगे 11वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। और इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। इसके बाद जो अंतिम अनुसूची है ये नगर पालिका से संबंधित है। और नगर पालिका से संबंधित 18 विषयों पर विधि बनाने का या प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है।
और इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं। और ये कब जोड़ी गई, तो 1992 में 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कौन से अनुसूची किससे संबंधित है, जिसके क्रम में मैंने आपको बताया कि जो प्रथम अनुसूची है वो संघ और राज्य से क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें मैंने बताया कि 28 राज्य वर्तमान में और 8 यूनियन टेरिटरी हैं भारत में। इसके बाद जब द्वितीय अनुसूची मैंने आपको बताया तो वहाँ पे बताया कि यह वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। और किसके वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है, तो वहाँ पे मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, उसके बाद राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, उसके बाद विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में, और उसके बाद कैग के वेतन एवं भत्तों के बारे में हमने बताया। और वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि उपराष्ट्रपति के वेतन, भत्तों और पेंशन की जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन, भत्ते और पेंशन मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति का मिलता है। इसके बाद अनुसूची 3 में मैंने बताया कि यह शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसमें मैंने बताया कि संसद और राज्य विधानमंडलों के जो उम्मीदवार होते हैं उनके शपथ से संबंधित प्रारूप इसमें दिया गया। उसके बाद संसद और राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य चुन के आते हैं उसके साथ ही साथ हमने बताया कि संघ और राज्य मंत्री जो होते हैं, इसके साथ ही हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सारे लोगों के शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानकारी अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानकारी अनुच्छेद 69 में, और राज्यपाल के शपथ से संबंधित जानकारी अनुच्छेद 159 में दी गई है। उसके बाद अनुसूची 4 में मैंने आप लोगों को बताया कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो अनुसूची 4 में दिया गया। वहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 सीटें निर्वाचित होती हैं और 12 सीटों पे मनोनयन होता है। और मैंने ये भी बताया कि जब 12 सदस्यों का राज्यसभा के मनोनयन का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं। इसके आगे की कड़ी में मैंने बताया कि अनुसूची 5 में जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। उसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया। उसके बाद अनुसूची 7 में मैंने आप लोगों को बताया कि यह शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। केंद्र और राज्य मध्य शक्तियों का जो विभाजन है उसके बारे में अगर कहीं जानकारी दी गई है तो अनुसूची 7 में दी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि संघ सूची पे संघ कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। मैंने ये भी बताया कि जब मूल संविधान बना था तो संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं, राज्य सूची में 61 विषय हो गए हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। और राज्य सूची से 5 विषय उठाकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वो 5 विषय शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतौल और न्याय प्रशासन थे। इसके बाद 8वीं अनुसूची के बारे में मैंने बताया कि यह भाषा से संबंधित है। जब मूल संविधान में
भाषाओं की संख्या जो थी वो 8 थी, वर्तमान में 14 थी भाषाएं, अब वर्तमान में 22 हो गई हैं। 15वीं भाषा 1967 में कैसे संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 में जोड़ा गया। इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, अनुसूचियों में 8 में, और इस प्रकार अनुसूची 8 में जो भाषाओं की संख्या है वो 22 हो गई। इसके साथ ही साथ जब बात आई अनुसूची 9 की, तो मैंने बताया कि यह मूल संविधान में 9वीं अनुसूची नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया और यह भूमि सुधार अर्थात जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। और इसमें मैंने केशवानंद भारती के केस में के भी बारे में बताया जो राज्य सरकारें दुरुपयोग कर रही थी। उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। उसके बाद जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों से संबंधित है, और मैंने बताया आप लोगों को यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, और इसमें 29 विषयों पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके साथ ही साथ मैंने लास्ट में ये भी बताया कि जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है, और यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया, और इसमें 18 विषय हैं। तो ये अनुसूचियों से संबंधित पूरी क्लास थी, और इसमें से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अनुसूचियों की परिभाषा के बारे में भी यहां पे मैंने डिस्कस किया कि क्यों अनुसूची जोड़ी गई या अनुसूचियों के तहत इन विषयों को क्यों शामिल किया गया, इस बारे में भी मैंने बात किया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।